संसद में एक और शक्ति के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ मिलकर देश की आवाज बनेगी। हम खुशकिस्मत हैं कि एक और जिद्दी नेता हमें नेतृत्व देगा और हम सबके अंदर जिद भरेगा, वो ऐसी जिद जो इस देश की तकदीर बदलेगी। वायनाड के प्यारे मतदाता बड़ी तादाद में उनके लिए वोट करेंगे और देश हित में एक बुलंद आवाज देश की संसद में प्रियंका जी के रूप में देशवासियों को मिलेगी। हम सब देश के कांग्रेस जनों के लिए बहुत खुशी का दिन है और मैं समझता हूं कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है। आदि आबादी का प्रतिनिधित्व है आदरणीय प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। 36 कौम की आवाज बनकर के देश की लोकसभा में गूंजेगी और इस मोदी सरकार को झुकाने का काम करेंगी। देश के संसद को उनका इंतजार है, एक ऐसे शख्स का इंतजार है जो गलत को गलत कहने की पूरी हिम्मत रखती है, जो न्याय और सच की लड़ाई पर अडिग हैं और कभी पीछे नहीं हटेंगे। अब ये आवाज देश की संसद में गूंजेगी और देश को बहुत उम्मीद भी है, खासतौर पर छात्र छात्राओं को अब एक नई उम्मीद भी जगी है कि संसद के अंदर अब उनकी आवाज और मजबूती से उठेगी, खासतौर पर देश की महिलाओं की, हमारी माताओं बहनों की और देश की छात्राओं की। लड़की हूं लड़ सकती हूं, यह नारा तो याद होगा आपको। नारा कह लीजिए, अभियान कह लीजिए या एक मुहिम कह लीजिए। प्रियंका गांधी अब खुद कह रही है लड़की हूं लड़ सकती हूं, मगर सवाल यह कि बदलेगा क्या। प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा उपचुनाव में अपना नामांकन भर दिया उन्होंने, और प्रियंका ने नामांकन से पहले रोड शो भी किया। रोड शो में जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, राहुल गांधी उनके साथ थे, भाई बहन की जोड़ी। राहुल गांधी के इस्तीफे की वजह से वायनाड में उपचुनाव हो रहा है। यहां से चुनाव राहुल गांधी जीते थे। राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ रायबरेली से भी चुनाव जीते थे। ऐसे में उन्होंने वायनाड की सीट को छोड़ दिया था और वहां की जनता से वादा किया था कि वो उनके साथ न्याय करेंगे। लिहाजा उन्होंने प्रियंका गांधी को अपनी जगह चुनावी रण में उतार दिया। वहीं लेफ्ट की ओर से भी सीनियर नेता सत्यान मुकेरी मैदान में है। बीजेपी ने भी चेहरा उतार दिया। इस दौरान जब वो नामांकन कर रही थी, तब सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और खुद उनके पति रॉबर्ट वाड्रा वहां मौजूद थे। बकायदा अपनी संपत्ति की भी उन्होंने घोषणा की। इसको लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं, वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर खबर यह है कि पहली बार चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी उतर चुकी हैं। केरल के वायनाड से चुनावी राजनीति में एंट्री के पीछे दक्षिण का दांव भी माना जा रहा है, कांग्रेस का। राहुल गांधी के सीट छोड़ने के बाद वायनाड में उपचुनाव हो रहा है, मगर इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में राजनीतिक विफलताओं का जिक्र करें तो पूर्वी यूपी में प्रभारी के रूप में उन्हें मौका मिला, लेकिन जादू नहीं चला। आलम यह रहा कि राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव हार गए। कांग्रेस की बड़ी हार हुई। 2022 के यूपी के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा थी। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, वो नारा और अभियान दोनों फेल हुआ। कांग्रेस का खराब प्रदर्शन हुआ। महज 2 सीटें ही कांग्रेस पूरे यूपी में जीत पाई। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में 46 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया और 21 सीटों पर जीत मिली। मगर यह तो बात विफलताओं की रही। अब
प्रियंका गांधी के दम का जिक्र किया जाए तो 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी में कलह को दूर करने में अहम भूमिका इनकी मानी गई। इतना ही नहीं, 2017 में अखिलेश यादव को गठबंधन में शामिल करने के लिए भी प्रियंका गांधी का ही माना जाता है कि दखल था। अशोक गहलोत सचिन पायलट में एकजुटता करवाने का जिक्र भी सामने आता है। और 2021 में आपको याद होगा जब पंजाब का चुनाव हुआ तो सीएम के रूप में चन्नी साहब का चयन किया था, वो दाव उल्टा पड़ा पंजाब में, लेकिन तब भी इनका एक अहम कदम माना गया था। और 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन्हीं को ही चेहरा रखा, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया। और 2022 के हिमाचल प्रदेश के चुनाव का कांग्रेसी जो है वो श्रेय देते हैं। यह परसेप्शन की राजनीति है, उसी का एक हिस्सा है। अब ऐसे में सवाल यह कि बदलेगा क्या? क्या प्रियंका गांधी के राजनीति में गलत शब्द होगा? सक्रिय राजनीति में वो पहले से हैं। चुनावी मैदान में आने से कांग्रेस के लिए क्या होगा? कांग्रेस के लिए क्या बदलेगा? इससे पहले भी वो सक्रिय राजनीति में नहीं। अपनी दादी प्रियंका गांधी जो हैं, अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं, शैली उनसे भी बेहतर मानी जाती है, अंदाज उनका कुछ उसी तरह का दिखाई देता है, लेकिन यह वोटों में तब्दील नहीं हो पाता। अब तक का इतिहास यह बताता है। तो अब क्या बदलेगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले कांग्रेसियों के बयान आपको सुनाते हैं कि कैसे कांग्रेसी गदगद हैं इस तरह से कि जैसे सब कुछ बदलने वाला है। देखिए जरा और फिर रुक करेंगे मेहमानों की तरफ। प्रियंका गांधी जी को भी भरपूर समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद देंगी और जिससे कि वो मुखर होकर आज तक उन्होंने सड़क पर अपनी आवाज को बल दिया है, रैलियों के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से सड़क पर उतरी हैं, उसी तरह संसद में एक और शक्ति के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ मिलकर देश की आवाज बनेगी। हमारी ओर से कांग्रेस, उत्तराखंड के कांग्रेसजनों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पार्टी में एक ऐसा नेतृत्व है जो जिद रखता है। ये जिद हमें जिंदा रखती है, ये जिद इस देश की तकदीर बनाती है। नहीं तो पड़ोस के मुल्कों की हालत देखिए। ये जिद है जो संविधान के जरिए दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, इन सब के हकों के लिए लड़ती है, उनको न्याय, इंसाफ दिलाने के लिए लड़ती है। इस पार्टी में भी वो जिद आपको इसीलिए दिखती है क्योंकि हमारे नेताओं में वो जिद है। आधी आबादी पूरा हक होगा कुछ लोगों के लिए नारा, प्रियंका गांधी के लिए जिद है। हम खुशकिस्मत हैं कि एक और जिद्दी नेता हमें नेतृत्व देगा और हम सबके अंदर जिद भरेगा, वो ऐसी जिद जो इस देश की तकदीर बदलेगी। आज प्रत्याशी के तौर पे उसका नामांकन हो रहा है। वायनाड के प्यारे मतदाता बड़ी तादाद में उनके लिए वोट करेंगे और देश हित में एक बुलंद आवाज देश की संसद में प्रियंका जी के रूप में देशवासियों को मिलेगी। एक नए युग की शुरुआत हो रही है। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व आदरणीय प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। 36 कौम की आवाज बनकर के देश की लोकसभा में गूंजेगी और इस मोदी सरकार को झुकाने का काम करेंगी। आज पुनः शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। वायनाड के लोगों को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने प्रियंका जी को स्वीकार किया और वहां से मन बना लिया है कि प्रियंका जी जीत करके भारी मतों के साथ में लोकसभा में पहुंचेंगी और देश के लोगों की आवाज को बुलंद करेंगी। पुनः बधाई, शुभकामनाएं। देश के संसद को उनका इंतजार है, एक ऐसे शख्स का इंतजार है जो गलत को गलत कहने की पूरी हिम्मत रखती हैं, जो न्याय और सच की लड़ाई पर अडिग हैं और कभी पीछे नहीं हटेंगी। वो आधी आबादी की आवाज को संसद में और बुलंद करेंगी, उस आधी आबादी का परचम और पुरजोर तरीके से लहराएंगी जिनके लिए राजनीति अभी भी कठिन है। इस देश की तमाम उम्मीदों का कारवां और बेपनाह मोहब्बत का सैलाब आपसे एक ही बात कह रहा है प्रियंका जी, विजयी भव।
प्रियंका जी ने बार बार देश के छात्र छात्राओं की आवाज और खास तौर पर देश की आधी आबादी की आवाज, जो देश की महिलाएं हैं, देश की लड़कियां हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनकी आवाज को बार बार मजबूती से देश में उठाया है। और कोई भी रेप जैसी घटनाएं या कोई भी ऐसी घटना जो देश की सम्मान को गिराती है, देश की हमारी माताएं बहनों को कमजोर करती है, ऐसी जो भी घटना देश में हुई उसको बहुत मजबूती से उठाया। अब ये आवाज देश की संसद में गूंजेगी। और तो कांग्रेसी गदगद हैं क्योंकि प्रियंका गांधी की लोकसभा में एंट्री हो रही है, यह दावा किया जा रहा है। अभी नतीजे नहीं आए हैं, सिर्फ नामांकन दाखिल हुआ है। अब वायनाड की जनता को तय करना है। लेकिन दक्षिण में गांधी परिवार की यह तीसरी महिला है। इंदिरा गांधी कर्नाटक के चकमंगलुरु से चुनाव जीती थी, याद होगा आपको। आंध्र प्रदेश के मेडक से चुनाव जीती थी वो। सोनिया गांधी कर्नाटक के बेल्लारी से चुनाव जीती थी और प्रियंका गांधी अब केरल के वायनाड से प्रत्याशी है। यह दिलचस्प सियासत है उत्तर और दक्षिण की। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। देवेंद्र प्रमुख साहब बीजेपी के धुरंधर चेहरे हैं। राज शर्मा जी कांग्रेस के आक्रामक चेहरे हैं। आज दो धुरंधर एक साथ। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा समाजवादी पार्टी के चेहरे जगदीश जी भी हैं, अनुभवी चेहरे हैं, और राजनीतिक विश्लेषक अनुराग जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। तो राज जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इससे पहले तो प्रियंका गांधी को किसी ने रोका नहीं था लड़ने से, लेकिन उपचुनाव में ही एंट्री, इसके पीछे की वजह? कुछ नहीं, शक्ति हूं, शक्ति दे सकती हूं। तो शक्ति मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। तो इससे पहले भी तो वो सक्रिय राजनीति में थी ना, मैंने गलत तो नहीं कहा ना? ना ना, बिल्कुल नहीं, आप कभी गलत नहीं कहते हो। तो जब वो सक्रिय राजनीति में थी तब शक्ति क्यों नहीं दे पा रही थी, और अब शक्ति कैसे दे पाएंगे? हाँ तिलक भाई, बहुत अच्छी बात है। देखो एक और मेरी बात, चेयर की एक ताकत होती है, बिना चेयर के बाद व्यक्तित्व की ताकत होती है, और जब व्यक्तित्व और चेयर की ताकत आपस में मिल जाती है तो पंडित कहता है महाकुंभ होता है वो। तो ये मान लीजिएगा कि महाकुंभ का एक शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसी कौन सी शक्ति प्रियंका गांधी के पास नहीं थी जब उनके पास सब कुछ था? तब भी नतीजे तो आपके सामने है, जो मैंने बताया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो फिर वो कौन सी शक्ति नहीं थी उनके पास? मैं बता सकता हूं, सब चीज की मर्यादा होती है। कुछ बातें दिल से खोल कर नहीं कह सकता थी, लेकिन संसद भवन में बैठने के बाद उन सब नकारात्मक लोगों को एक सकारात्मक लड़की जवाब देगी, और किस तरह देगी इसका आगाज आज हो चुका। और मैं नाम किसी पार्टी का नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं सोचता हूं अगर नाम भी ले लो पार्टी का तो मुझे लगता है गिलास में गंगा जल रख के नहाना चाहिए। तो याद रखिएगा, आज ऐसा आगाज हुआ जो देश की दशा और दिशा को एक दिशा देगा, ये तो मान। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं कैसे। अब जीत के आ जाएंगी, अभी महीने भर का गेम है, ये जीत के आएंगी, बैठेंगी। और चुनाव इंदिरा गांधी भी हारी हैं। कोई बात नहीं, हारे तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी हैं। हार जीत तो कोई एक और। हाँ तिलक भाई, हारना जीतना अलग बात होती है। मैं इन बातों को कभी नहीं करूंगा कि वो राहुल जी 2 जगह से लड़े। हर जगह हर नेता जो बड़ा होता है वो पहले रिस्क कवर करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी भी लड़े 2 जगह से, तो रिस्क कवर किया आपने, अब वायनाड में भी रिस्क कवर कर रहे हैं। कहीं अच्छा, ऐसा ना हो कि राहुल गांधी की तरह लॉन्चिंग वाला मामला लॉन्चिंग ही रह जाए। मैं एक और बात कहता हूं, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तब भी एक रिस्क कवर लेके चलता है माँ बाप, दादा दादी। क्या फर्क पड़ रहा है? रिस्क तो कवर होना ही चाहिए ना। अगर रिस्क कवर ना होता तो 2 बड़े नेता आपस में ना लेते। एक बात राज जी, मैंने क्या गलत कहा? एक गलत कोड किया कि दक्षिण में बहन और उत्तर में भाई, यही कहानी है ना? नहीं, ये गलत। भाई बहन नहीं, आप कहिए उत्तर और दक्षिण में 2 शख्सियत। भाई बहन क्या है? भाई बहन का तो प्यार होता है यार। ये तो देखिए ना, भाई बहन को प्यार कर रहे नेता तो वो हैं जिन्होंने
फिर आगे कह दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जिन्होंने अपना जिसके संग तो आपको ये साबित हो गया ना, परिवार सर्वप्रथम, अब मैं एक परिवार और ही बात सब बताता कुछ। हूं भाई, ये मत कहो। माताजी राज्यसभा में, हाँ। भाई लोकसभा में, नेता प्रतिपक्ष, और जब वायनाड की बारी आई तब भी परिवार के पास। बाप गृह मंत्री, बेटा एआईसीसी का चेयरमैन, बाप चीफ मिनिस्टर, बाप सांसद, बेटा सांसद, उसका भाई फिर क्रिकेट में पड़ा हुआ है, कुछ पद लिया हुआ है, दुष्यंत सिंह, पंकज सिंह। मैं मतलब कुल मिला के परिवारवाद जायज है ना? नहीं नहीं ना, बिल्कुल मैं इसको परिवारवाद नहीं कहता हूं। परिवारवाद ये जनता, देखिए एक और बात, आपको याद नहीं होगा, मुलायम सिंह यादव जी ने फूलन देवी को लाए थे, तो जब आप जैसे शख्सियत के पत्रकार पूछा करते थे आप इनको क्यों लाए, उन्होंने कहा राजनीति में संतों की जरूरत नहीं है, हमें वोट जीतना है, सरकार चलना, पॉलिटिक्स है। आप अच्छा एक और बात, यानी मान रहे हो ना कि राजनीति में संतों की जरूरत नहीं है? लेकिन अब तो संतों ने अपना भी मार्ग छोड़ दिया, क्या करोगे आप बताइए, इसमें क्या कर लोगे आप बताइए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बस जनता जिताती है। आप अतीक अहमद को ये बीजेपी वाले गाली देते हैं, 5 बार सांसद किसने बनाया, मुख्तार अंसारी को किसने बनाया, अरे इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। इंजीनियर राशिद को जिता दिया जेल से, और उससे भी बड़ी विडंबना कि भारतीय जनता पार्टी ने बेल दे दी उसका कैरियर खराब करने के लिए। अमरपाल जीते, तो आप किसको दोष दोगे बताइए। आप इस पे भी जवाहरलाल नेहरू जी को दोष दे दो, गांधी जी को दोष दे दो, बताइए किसको दोगे? यही तो आप बदल रहे हैं ना राजनीति में। कहां पे? यही तो बदल रहा है सब कुछ राजनीति में। मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक मिनट जरा प्रमुख साहब को भी चर्चा में ले आए, वो भी आप ही की तरह बहुत शानदार बोलते हैं। प्रमुख साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री, आप राज्य की बात से मुस्कुरा रहे थे, वो देखा आपने? आप जो कहते थे कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं को नारा देने वाली प्रियंका गांधी कब चुनावी मैदान में आएगी, आप रोज चैलेंज किया करते थे। अब देख लीजिए आ गई प्रियंका गांधी जी। स्वागत है प्रियंका जी का, अच्छी बात है और इस दिन की जरूरत थी। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कई बार इस बात का जिक्र किया था कि भाई ये पार्टी जो है गांधी परिवार की पार्टी है, लेकिन प्रियंका जी जब इससे अलग रह जाती थी तो थोड़ा बचाव रहता था। एक महाभारत की घटना बता रहा हूं पहले, वैसे तो बहुत बड़े ज्योतिष हैं हमारे मित्र, हम इनका सम्मान भी करते हैं, कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो एक शक्ति बचा कर रखी थी कर्ण के लिए, कर्ण ने अर्जुन के लिए, लेकिन जब महाभारत में सारे पिटे भगवान कृष्ण थे और एक घटोत्कच नाम का जो है योद्धा बीच में आया और वो शक्ति चलानी पड़ी, चलाना नहीं चाहते थे। एक प्रियंका का नाम कांग्रेस के पास बचा हुआ था, आखिरी शक्ति इस्तेमाल कर ली, जरूरी था, आखिरी शक्ति इस्तेमाल कर ली कांग्रेस ने। मोदी जी के सामने राहुल जी का चेहरा काफी दिन पहले खत्म हो चुका था, इसलिए यानी आप ये कह रहे हो कांग्रेस ने आखिरी शक्ति इस्तेमाल कर ली अपनी, निकल गया। प्रमुख साहब इसलिए स्वागत करता हूं। यानी आप ये कह रहे हो कांग्रेस ने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया। एक मिनट प्रमुख साहब, पता है आज भी आप लड़ने से पहले कितने डर में हैं, और लड़की हूं लड़ सकती हूं इसका भी स्वागत है। अब पता चलेगा दाल आटे के भाव का कि बोला कैसे जाता है। अरे 35 वर्षों से लड़ रही है भाई, आज कोई नहीं आए क्या? कौन सी कसर छोड़ी है, कौन सा दाव नहीं अपनाया? सारे अपना चुके हैं, कुछ भी तो नहीं बचा। प्रमुख साहब सर्कस में एक तीर तका हुआ था, प्रमुख साहब निकल कर वो कमान पर आया। मैं आपकी बात राज जी से पूछूंगा, बहुत वैलिड पॉइंट उठाया आपने, लेकिन आप कह रहे हो कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। वायनाड में हरा दोगे 100% हरा दोगे। देखिए, अरे हरियाणा देखा नहीं, वायनाड से हरा दोगे। महाराष्ट्र और वायनाड उससे पहले दिखा देंगे, और उत्तर प्रदेश। वायनाड में आपका प्रत्याशी कौन है बीजेपी का? देखिए, हमारा प्रत्याशी इतना शानदार है जो वायनाड का नेतृत्व कर चुका है। नहीं, नाम बताइए ना, क्या नाम है उनका? राजनीति में क्या नाम है? बड़ा नाम। आप कह रहे हो हरा दोगे तो नाम बता दो वायनाड में आपने प्रत्याशी का। नहीं, नाम बता देंगे, नाम तो आपके पास खुल के आ गया नहीं आपकी डिबेट में। नहीं, आप बताइए ना, आप कह रहे हो हरा दोगे, अगर प्रियंका गांधी को नाम ही बता दीजिए, मैं बता देता हूं सर, गूगल में देखिए।
आगे हरिदास। आगे क्या बताऊं? नहीं, वो गूगल में पूरा नहीं आया सर, हरिदास। अब आप मेरा यहाँ टेस्ट लेने के लिए बैठे तिलक जी? नहीं, टेस्ट नहीं, आपने कहा हरा दोगे तो मैंने कहा प्रत्याशी तो मालूम होगा आपको। मोदी जी की तरह डिग्री भी दे दें। अगर मैं नाम नहीं जानूंगा तो डिबेट का हिस्सा नहीं हूं। क्यों नहीं है सर? आप हमारे प्रमुख चेहरे हैं, आपका नाम भी प्रमुख है, आप हमारे सबसे प्रमुख चेहरे हैं। और मुझे कहने में हर्ज नहीं है कि आप हमारे बड़े भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए कम से कम वाजिब नहीं है मेरे जैसे व्यक्ति पर दागने का। अच्छा चलिए सर, आपके ऊपर मैं प्रश्न नहीं दाग रहा, लेकिन एक बात, मुझे क्वेश्चन छोड़ दीजिए। एक बात प्रमुख साहब, आप मुझे चैलेंज मेरे सम्मान को करने की कम कोशिश कीजिए कि मैं ये पढ़कर बैठूंगा कि मेरा प्रत्याशी कौन है। इतना समय मुझे नहीं मिलता, कभी कभार कोई डिबेट मुझे इमरजेंसी देनी पड़ती है, हो सकता है एक नाम ना बताने के कारण मैं डिबेट में घुमाया जाऊं। नहीं प्रमुख साहब, मैंने तो सवाल वही छोड़ दिया, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, जैसे आपने कहा कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो दूसरा मसला, मैं वो सवाल पूछूंगा, आपने बहुत वैलिड सवाल उठाया है, राज शर्मा इसका जवाब देंगे। लेकिन क्या अगर सदन के भीतर, जैसे आप कह रहे हो, किंतु परंतु की राजनीति है, एक तरफ सदन में राहुल गांधी पहले से ही, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की एंट्री हो चुकी है लोकसभा में, और तीसरी तरफ अगर प्रियंका गांधी की एंट्री सदन में हो गई तो पीएम मोदी के सामने तो एक और चेहरा चुनौती के रूप में आ जाएगा कि नहीं? सर बहुत शानदार क्वेश्चन है, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। कोई भी किसी भी युद्ध का योद्धा हो और उसे पता है कि मैं युद्ध में हूं, और जब भगवान रामचंद्र जी युद्ध कर रहे थे उन्हें पता है, और रावण को भी पता था कि कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे, खर और दूषण जैसे भाई और परिवार अगर एक भी आदमी खड़ा हो जाए तो राम जी की स्थिति को देखकर यह लगता था कि एक ही हरा देगा। लेकिन धीरे धीरे बचा तो कोई नहीं, एक योद्धा की ड्यूटी है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं, कांग्रेस का सफाया एक बार देश से जरूरी है। नहीं तो राहुल, अखिलेश और प्रियंका कुछ नहीं बदलेगा, वह वहम रह जाता। जरूरी है, आना जरूरी है, निपटना जरूरी है, देश की जनता को बताना जरूरी है कि कांग्रेस बाहर जाना क्यों जरूरी है। राज शर्मा क्विक क्वेश्चन। राज जी, जो बात प्रमुख साहब ने कही, बोले बंद मुट्ठी लाख की खुली तो खाक की, कह रहे हम चाह रहे हैं कि मुट्ठी खुल जाए आपकी, कह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि मुट्ठी खुल जाए आपकी जल्दी से। फिर मैं जगदीश जी और अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं। इनकी प्रमुख साहब की एक्टिवा का ब्रेक तो लगा लो। मैं एक बात चैलेंज करता हूं, उससे पहले कहता था अगर भारतीय जनता पार्टी में जरा सा भी जमीर है तो राहुल गांधी से अपने नेता जो कि मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं 1.5 घंटे की डिबेट करा लें, हिंदुस्तानी संसार के मीडिया को बुला के। कभी कभार आपके हाथ से बंद लगते हैं। अच्छा, आप अपनी एक्टिवा चलाओगे, डिबेट होने के साथ चलाओगे, क्लच प्लेट खराब हो जाएगी। आप देश प्रियंका गांधी वहां से इलेक्शन लड़ रही है, जो है प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। प्रधानमंत्री से आप देश की सामने बैठकर करने को तैयार है, किसी भी भाषा में, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी। अरे और सम्मान नहीं ऐसे ही झूठ बात से समझो भाई इज्जत करी, क्यों मरे जा रहे हो, क्यों मातम छा दिया, क्या हो गया, क्या मानसिक रूप से दिवालिया हो गए, क्या व्यवहारिक रूप से गुलाम हो गए? बताएगी कब शर्म आई? एक मिनट प्रमुख साहब, राज जी प्लीज मुद्दे पे रहिए, पर्सनल नहीं बिल्कुल। जगदीश जी जो बात प्रमुख साहब ने उठाई है मैं उसी विषय पर हूं, राज जी ने उसका उत्तर नहीं दिया। 1 मिनट करना बंद करिए, ये आपकी औकात है राज शर्मा जी, आप सिवा शराब दे सकते हैं। फिर कह रहा हूं कोई शर्त नहीं है आप लोगों के पास बोलने के लिए, नहीं होते। 1 मिनट प्लीज, राज जी और प्रमुख साहब दोनों प्लीज 1 मिनट।
अब मैं जगदीश जी के पास जा रहा हूं, फिर अनुराग जी आपके पास। जो प्रमुख साहब ने बात कही मैं उसी बात पर बिल्कुल खड़ा हूं। प्रमुख साहब ने कहा कि भैया बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। अब यह स्थिति, आखिरी अस्त्र इस्तेमाल किया कांग्रेस ने, आखिरी अस्त्र चुनावी राजनीति में। जगदीश जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्या बदलने का? तिलक जी, ऐसा है, ये प्रमुख जी बोल रहे थे और राज शर्मा जी बोल रहे थे, इनकी कोई बात दोनों की सुनाई नहीं दे रही थी कि ये लोग कह क्या रहे हैं। दोनों भाई हैं, पता नहीं क्या वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, मैं तो नहीं समझता है कि कोई तथ्यात्मक बात इन लोगों ने की। एक आदमी बोले, दूसरा सुने और उसको सामने। नहीं, ठीक, आप बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बात वो कह रहे हैं कि कुल मिला के प्रमुख साहब कि भैया ये आखिरी अस्त्र चला है कांग्रेस ने, इसके पास कुछ नहीं बचा। देखिए, ऐसा है कि ये प्रमुख साहब जो है, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार इनको ले डूबेगा। देखिए, ऐसा है, इनका अहंकार, ये जो प्रमुख जी बोल रहे थे कि कांग्रेस का सफाया, अभी बोले हैं, जस्ट अभी बोले हैं, तो कांग्रेस का सफाया करते करते अपनी कांग्रेस जो है 47 से 100 पहुंच गई, 99 पहुंच गई तिलक जी। और ये उपलब्धि है जगदीश जी। अब भाई 47 से 100 पहुंची कि नहीं इस लोकसभा के चुनाव में? तो आप तो सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे ना? नहीं, सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे, ये तो 400 पार की बात कर रहे थे। तिलक जी, एक पक्षी बात मत करिए। इनका अहंकार, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इनका जो अहंकार बोलता है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की सफाई की घंटी है। तो वो हरियाणा में किसका अहंकार था? इनका हरियाणा में जो है, देखिए ऐसा है ना, हरियाणा में कुछ परसेंटेज वोट के जरिए सरकार इधर से उधर हो गई है, उसको तिलक जी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानना चाहिए। जगदीश जी, आप हरियाणा पे ही डिबेट कर लीजिए। आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं क्योंकि बहुत समझदार व्यक्ति है, मैं इसलिए आपसे इस तरह के सवाल पूछता हूं। आप कह रहे हैं कि वोट परसेंट इधर से उधर हो जाए, कोई उसको ज्यादा नहीं माना, लेकिन जीत और हार तो संविधान के हिसाब से तो सीटों में ही होती है ना? मैं स्वीकार करता हूं। हाँ, तो वो जो है तो उसको स्वीकार करिए ना सर। इनको अगर कांग्रेस जो है हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का प्रयोग कर लेती हरियाणा में, तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन वहां सरकार बनाता। हाँ, यही इसे कहते हैं अहंकार। जो अहंकार आप कह रहे थे, इसे अहंकार बोलते हैं कि हम अपने स्वयंभू हम हैं। तो वो इस बात को नहीं समझे कांग्रेसी कि भैया अखिलेश यादव को भी बुलाना चाहिए, अखिलेश यादव का अपना वजूद है। तो इन्होंने जो महाराष्ट्र एमपी में किया आपके साथ कि कौन अखिलेश वखिलेश, हुड्डा साहब बोल रहे थे कि अखिलेश का कोई प्रभाव नहीं है, और आप कह रहे बुलाते तो नजारा कुछ और होता। इसे ही अहंकार बोलते हैं सर। तो जो 1 पॉइंट कुछ परसेंट वोट कांग्रेस का गठबंधन का कम हो गया तिलक जी, मुझे विश्वास है कि वो 2-4% बढ़ जाता और कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन की। वो आपको मान ही नहीं रहे थे सर, जबरदस्ती क्यों मनवा रहे हो आप? आप नहीं मान रहे हैं तो उनकी बात है। हाँ, लेकिन आप प्रियंका गांधी पे आइए प्लीज। तिलक जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई प्रमुख जी जो कह रहे हैं, इनका अहंकार, इनका जो है, मैंने बताया, इनका अहंकार इनको ले डूबेगा। और ये जो अभी 240 में आए हैं ना, 303 से 240, अब 24 में आएंगे, और ये जो अहंकार की भाषा बोल रहे हैं, ये इसी का परिणाम होगा। जगदीश जी, वो जो कह रहे हैं ना कि ये फैमिली पार्टी होगी, जैसे अखिलेश यादव पहुंचे, डिंपल यादव पहुंची, आपके तमाम परिवार के लोग सांसद बन गए, अब उनके यहाँ भी सांसद, एक फैमिली पूरी आ गई संसद में। तिलक जी, लिस्ट है, पूरी लिस्ट है, एक नहीं सैकड़ों नाम गिना दूंगा। अभी राज शर्मा जी गिना रहे थे इनको नाम, तब चिल्ला रहे थे कि उनके नाम न गिरे। और कोई, इधर सुनिए तिलक जी, हमारे सारे नेता जनता के द्वारा चुन करके आए हैं, कोई नॉमिनेटेड नहीं है, और कोई भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे नहीं है, सारे के सारे चुनाव लड़के। अब प्रियंका गांधी के आने से क्या होगा? प्रमुख साहब कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से प्रमुख साहब, फिर अनुराग। प्रमुख जी क्या बोलेंगे? प्रियंका गांधी ऐसी आंधी है ना कि जो 240 से 24 करने वाली है, तो ये तो अपनी सेठी बगा रहे हैं। तो ये आंधी अब तक चली क्यों नहीं? अब तक नहीं चली, अब चलेगी। आंधी चलेगी। आप डिंपल जी आंधी है, प्रियंका जी, ये क्लियर करिए, ये बताइए, दो आंधी नहीं है कि आंधी एक ही होती है, और मिलकर तूफान बनाइए, जभी तो पता चलेगा। और ये चुने हुए लोग जो हैं, ये जनता की, ये जो आपके सपा के सांसद है ना परिवार के, और ये जो किसी के सांसद, प्राइवेट हाउस के सांसद या दीदी के सांसद, कितनी भी पार्टी है या फैमिली के, सब जनता ही चुनती है।
और भारतीय जनता पार्टी के भी जनता ही सुनती है। मुझे ये बताओ कहाँ है आप अपना फर्क इतना गिनाओ। होता है आप कि अपना आप गिनाओ। जो 3 अनुराग जी इतने गुणवान इतना फर्क है जगदीश जी। आपको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार में नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी, नहीं मुझे नंबर 1 नहीं है कि आपका तो पूरा पार्टी की पार्टी भ्रष्टाचारी है। सब घर से 1 लाख करोड़ की कहां से बन गया? पूछना चाहते जगदीश जी, ये पूछना चाहता है कि माननीय नए सिंह जी की संपत्ति और माननीय राम सिंह जी की संपत्ति राजनीति से उठाकर आज तक कंपेयर करिए। अभी विषय वो नहीं है, एक मिनट रुकिए प्लीज, पर्सनल नहीं होइए प्लीज। अनुराग जी रहेंगे, आप सबका ऑडियो नीचे अनुराग जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। अनुराग जी देर से आने के लिए आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन एक बात, प्रियंका गांधी करिश्माई चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अपनी दादी से भी बेहतर वक्ता हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। वो भीड़ इकट्ठा करना भी जानती हैं, कन्वे करना भी बात को जानती हैं, लेकिन नतीजे उसमें दिखाई नहीं देते जब चुनाव के सामने आते हैं। तो क्या बदलेगा जरा बताइए प्रियंका गांधी के आने से? जी देखिए, एक तो पहली बात यह है कि जो हमारा जो लोकतंत्र है उसमें हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, अब चाहे प्रियंका गांधी हो या कोई और भी हो। तो उस हिसाब से ठीक है। ऊपर से वो वायनाड से चुनाव लड़ रही है जहां से उनकी जीतने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे जो है माइनॉरिटी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और कांग्रेस वहां पे आसानी से जीत सकती है, वो अच्छा चेहरा है। अब उसके बाद बात आई कि क्या बदलेगा, तो अब तक जो है प्रियंका गांधी जो है वो संसद में नहीं आई थी, तो अगर वो चुन के आती हैं, जो जिसकी संभावना है, तो वो संसद में अपनी बात, अपने विचार व्यक्त कर पाएंगी। तो इस लिहाज से जरूर एक ये है कि कुछ संसद में उनकी आवाज गूंज पाएगी। लेकिन जहां तक ऐसा अगर आप सोचे कि कोई बहुत बड़ा कांग्रेस में बदलाव आ जाएगा या इससे कोई बहुत बड़ी कांग्रेस को सफलता मिल जाएगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कांग्रेस को बहुत ग्राउंड पे काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी भी वो जो अभी आपने देख ही लिया, हरियाणा में अकेले लड़के जो है वो क्या हुआ कांग्रेस के साथ। अभी महाराष्ट्र में भी आप देख रहे होंगे कि अभी तक भी सीटों के बंटवारे पे लेकिन जैसे राज जी ने कहा कि और जगदीश जी ने कि आंधी आने वाली है, मतलब प्रियंका गांधी के आने से आंधी आएगी, कुछ लगता है आपको ऐसा? नहीं, ऐसा मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति अगर आ जाता है तो सिर्फ उस व्यक्ति के आ जाने से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। अगर ऐसा ही होता तो क्यों ना उनको 5 साल पहले लेके आया गया, या क्यों ना उनको 2024 के चुनाव के पहले ही क्यों ना लेके आया गया। नहीं, वो मैंने राज जी से सवाल पूछा, वो गोल कर दिया, उन्होंने गोल कर दिया, उसका उत्तर नहीं दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा अब लाने का क्या मतलब? जैसे प्रमुख साहब ने बोला कि आखिरी अस्त्र है कांग्रेस के पास, वो भी छोड़ दिया इन्होंने। जी, तो इनको ऐसा लग रहा हो अब, क्योंकि जो है ये वायनाड सीट से राहुल गांधी जी ने इस सीट को छोड़ा है, तो जो है उनको लग रहा होगा कि ये उनकी एक मजबूत सीट है, और प्रियंका गांधी जी का खुद का भी एक व्यक्ति का विचार होता है, तो हो सकता है उनका विचार हो गया हो कि नहीं, तो एक तरफ तो ये मैं वजह जानना चाह रहा हूं, आपको इसके पीछे की रणनीति क्या लगती है? क्या उत्तर और दक्षिण वाली है? क्योंकि जीजा जी भी तो टिकट मांग ही रहे थे, उनको तो नहीं दिया। जी बिल्कुल, तो ये भी हो सकता है कि एक जो है उत्तर और दक्षिण और एक तरीके से सब समाज को और सब रीजन का प्रतिनिधित्व करने के हिसाब से जो है वो कांग्रेस ने ये कदम उठाया। क्योंकि आप अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में या साउथ इंडिया में जो है कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहता है वो ज्यादा अच्छा रहता है बनिस्पत हिंदी पट्टी के। तो हो सकता है कि ये इसको आने वाले वक्त में चुनाव भी है केरल में, तो ये इससे पहले की रणनीति होगी, हो सकता है, क्योंकि इस बार भी कांग्रेस ने केरल में अच्छा प्रदर्शन किया। जहां तक है उन्होंने अपने गठबंधन के साथियों के साथ मुस्लिम लीग। राज जी, 2 बातें अनुराग जी ने कही है, उसका उत्तर जल्दी से दीजिएगा, फिर जगदीश जी और प्रमुख साहब आ रहा हूं के पास। एक, उन्होंने कहा कि भाई वायनाड से चुनाव लड़ने के पीछे की वजह यह कि सेफ सीट है, वहां पे माइनॉरिटी तादाद ज्यादा है, इस वजह से कांग्रेस के लिए वो सेफ सीट है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो साउथ की राजनीति है उसे कहीं ना कहीं
अब अपने हाथ में लेने की कोशिश प्रियंका गांधी करेंगी, उसका यह भी एक मैसेज है। राजीव, जो अनुराग जी मैं आपकी अनुराग भाई की पहली बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि वहां सिर्फ माइनॉरिटी है इसलिए इलेक्शन लड़ा जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये परसेप्शन चलाया गया, एजेंडा चलाया गया। हिमाचल में कितने % मुसलमान है आप बताइए? हमने उत्तराखंड में सरकार बनाई और बात सुनिए, हरियाणा में हार गए तो क्या हुआ? बीजेपी से 0.98% समथिंग वोट कम पाया। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सब जाति के वोट देते हैं। अब दूसरी बात कहता हूं मैं, हर पार्टी चाहती है कि हम हर जगह से वोट ले। देखिए, एक जाति का या किसी भी एक धर्म के वोट से कुछ नहीं होता। मुझे जैसे मैं ये मानता हूं, मैं इलेक्शन लड़ूं तो मुझे बनिया का वोट चाहिए, कास्ट का वोट चाहिए, जाट का वोट चाहिए, शेड्यूल कास्ट का वोट चाहिए, ओबीसी का वोट चाहिए, ब्राह्मण का वोट चाहिए। तो इन चीजों को नहीं माना जाता। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रमुख साहब को, ये अस्त्र शस्त्र की बात महिलाओं के लिए नहीं की जाती चाहिए। और सियासी अस्त्र की बात कर रहे हैं आप, अन्यथा क्यों ले जाते हैं राज जी? मैं क्योंकि इन लोगों को समझाना जरूरी है। अभी तो आप शक्ति का जिक्र कर रहे थे, तो शक्ति के हाथ में भी तो अस्त्र होता है। फिर मैं इन्हें शराब दे दूंगा, फिर मैं इन्हें शराब दे दूंगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरनर मुनि सब होई सुखारे। जब भगवान भोलेनाथ पर आपत आई, जब भगवान विष्णु पर आपत आई, अभी यही शक्ति है भाई। तारीख समय हनुमंत सम्मान के साथ खत्म। ओम ओम फट आपके किसी भी बड़े नेता को मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा सुन लीजिए, आप देखिए, आप बहुत बड़े नेता चैलेंज करता हूँ, आपको बता रहा हूँ, देवी कमल तुम्हारे महिलाओं वही सुखारे। शर्म नहीं आती आपको? सब व्यक्ति विशेष बोलेगा क्यों धर्म से चला रहे हो आप? अनुराग जी, विषय 1 मिनट, आप 1 मिनट ऑडियो नीचे नहीं प्लीज, झगड़ना नहीं है। धर्म संसद मत चलाइए प्लीज आप लोग यहाँ प्लीज। अनुराग जी, वो ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि जो बात आपने कही कि वहां पे माइनॉरिटी संख्या ज्यादा है इस वजह से प्रियंका गांधी वहां लड़ रही हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। राज जी आ रहा हूं, 1 मिनट प्रमुख साहब। अनुराग जी ये पूरा ये आप भी जानते होंगे या आप भी देख सकते हैं कि करीब 50% वायनाड में जो लोग रहते हैं वो माइनॉरिटी से आते हैं और बाकी के 50% हिंदू है। तो वो एक तरीके से सेफ सीट मानी जाती है। वहां पे उनको मुस्लिम लीग का भी समर्थन है उस सीट पे, इसलिए जो है उन्होंने हर कोई, और कोई गलत बात नहीं है, हर कोई राजनेता अपने लिए एक सेफ सीट ही चुनता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे वो मोदी जी हो या कोई भी हो, कोई भी बड़ा राजनेता हो, हर कोई अपने लिए सेफ सीट चाहता है। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर ये जो अनुराग जी, आपका आकलन मैं इस बात को लेकर आपसे समझना चाहूंगा, जैसे 2022 में पूरे पश्चिम की कमान तो कांग्रेस ने इन्हीं के हाथ में दी, प्रियंका गांधी के हाथ में, और नतीजे सब जानते हैं कि क्या रहा। यहां तक कि कई मामलों में उनका बकायदा सीधा दखल होता है, कई फैसलों में दखल होता है। जैसे राज जी कह रहे कि नहीं अब शक्ति और बढ़ जाएगी, तो जब शक्ति थी तब उसका इस्तेमाल कितना हुआ? जी, जहां तक वही मैं कह रहा हूं कि अगर इतनी वो शक्तिशाली है और इतनी कांग्रेस बदल जाती उनके आने से, कोई जादू हो जाता, तो वो क्यों ना 2024 के चुनाव में क्यों नहीं लड़वाया, या पहले क्यों नहीं लड़वाया? उनकी आप विफलता आप देख चुके हो, जो आपने अभी जो राज जी इसका उत्तर प्लीज जल्दी से दीजिए कि वही बात कह रहे हैं नहीं, अगर वो इतना शक्तिशाली थी तो पहले लड़वा देते। उनकी विफलताएं किससे नहीं इतने सुनाई देते? अनुराग की कोई नहीं होती। आप ये बता दीजिए, वहां से लड़ना अपराध है क्या? नहीं, वो कब मना किया अनुराग जी ने? बस तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं, वो ये थोड़ा कह रहे कि पहले क्यों नहीं लड़वाया जब वो इतनी पावरफुल थी। कोई ये तो है नहीं कि पहली बार सक्रिय राजनीति में थी, यही कह रहे ना अनुराग जी? अच्छा, हम लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं हम लोग, मतलब पढ़ते अच्छी तरह। क्या टेलीविजन चैनल में, मीडिया में अपनी स्ट्रेटेजी को उजागर किया जाता है? मैं अनुराग भाई, हालांकि आपने बहुत अच्छी बात बोली, मैं उस वक्त सोच रहा था कि आप जब सोनिया जी, राहुल जी का नाम ले रहे थे, आपने मोदी जी का, आप बायस नहीं हो। मैं विश्लेषक के पीछे पढ़ता हूं, लेकिन गलत नहीं पढ़ना चाहता, मैं आपका सम्मान करता हूं। क्या बस इतना सा जवाब दे दीजिएगा? हमने अभी लड़ा रहे, ये हमारे घर का मामला है ना, पार्टी तो हमारा है ना, हम कांग्रेस पार्टी ने अभी लड़ाया। अब बताइए आप, अगर मैं एक सवाल पूछ लूं कि ये बताइए कि राजनाथ सिंह के लड़के को
आपने मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया, आपने अनुराग ठाकुर को क्यों बनाया? ये कोई सवाल तो है नहीं। वैसे मैं तो सच कहूंगा, मैं देशमुख साहब को अनुराग जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं जगदीश जी आ रहा हूं आपके पास। जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है या गलत है उनका चुनाव लड़ना। वो मैंने पहले भी बोला, उनको पूरा अधिकार है चुनाव लड़ने का, संविधान उनको अधिकार देता है और ये लोकतंत्र को मजबूत भी करता है, जो चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जादू हो जाएगा और बहुत बड़ी आंधी आ जाएगी और अचानक से कांग्रेस ये 99 से जैसे 200 पे पहुंच जाएगी, 250 पे पहुंच जाएगी, तो मैं इस चीज का खंडन करता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक व्यक्ति के आ जाने से, उनके आ जाने से ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कोई बहुत ज्यादा उसमें यानी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में वो ऊर्जा नहीं आएगी जो वो जिसका जिक्र कर रहे हैं। ठीक। जगदीश जी, राजनीतिक विशेषज्ञ तो मानते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ऐसा कुछ होगा नहीं, और अगर होता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तब भी हो जाता जब उनके हाथ में कमान थी। और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाले आज ये साबित कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ना भी जानते हैं और लड़वाना भी जानते हैं। लेकिन क्या ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में तो लागू हुआ था, तो आपको अगर इतना दम था इस फॉर्मूले में तो देश के दूसरे कोने में भी लागू करना चाहिए था, नहीं जगदीश जी? देखिए तिलक जी, यह राजनीतिक दल की रणनीति होती है और ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति थी कि राहुल जी चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका जी कैंपेन करेंगे। और मुझे लगता है आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि अभी जो लोकसभा के चुनाव में प्रियंका जी ने जितना शानदार तरीके से मोदी जी को जवाब दिया है और मोदी जी के हर बात का काउंटर किया है अपने भाषणों में, अपने उद्बोधन में, तो उसका कोई जोड़ नहीं था। और ये कांग्रेस अच्छा, तो बेहतर वक्ता कौन है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? मुझे तो लगता है प्रियंका गांधी। मुझे तो लगता है प्रियंका गांधी। जिस जोरदारी के साथ प्रियंका जी ने मोदी को टक्कर दी है, देखिए एक सीट से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन तूफान आने वाला नहीं है तिलक जी। एक सीट के जीतने या हारने से कोई तूफान आने वाला नहीं। तो आपके नेता जो सलाह दे रहे थे कि प्रियंका गांधी को देश के प्रधानमंत्री के सामने उतार दो, तो वो सलाह नहीं मानी कांग्रेसियों ने? नहीं मानी नहीं तो प्रधानमंत्री हारते बनारस से। और प्रियंका जी, ये मैं नहीं कहता एक सीट से कोई तूफान आ जाएगा भारत की राजनीति में, हाँ। लेकिन भारतीय संसद में प्रियंका जी के आने के बाद मोदी जी को जवाब देने के लिए कांग्रेस के लिए नहीं, आप लोग कहीं आप प्रियंका गांधी के लिए कहीं चक्रव्यूह तो नहीं रच रहे थे? ये लोग क्या चक्रव्यूह? आप सुझाव दे रहे थे कि प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए नहीं, हम सुझाव तो क्या देने वाले होते किसी दूसरे दल के लिए? ये वो दल डिसाइड करता जो दल को नन्ना, हम किसी दल को नहीं सुझाव देते। हाँ। लेकिन ये बात जरूर अगर आपने अगर इतनी क्षमता है तो प्रधानमंत्री के सामने उतार देना चाहिए था ना, पता चल जाता। मेरी बात सुनिए तिलक जी, मेरी पूरी बात आ जाने दी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ये बताइए जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी जी को काउंटर किया है, जिस तरह से अपने बयानों से उन्होंने आज देश की जनता ने प्रियंका जी को सुना है। मैं वही कह रहा हूं, लोकसभा में प्रियंका जी के आने के बाद जो दशा होगी भारतीय जनता पार्टी की, आज जिस समय वो भिड़ेगी, उनका उद्बोधन होगा, आप देखते जाइए। भारत की राजनीति आमूल-चूल पर एक सीट से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं, लेकिन भारत की जनता की मानसिकता में भारतीय जनता पार्टी के जो जगदीश कह रहे हैं एक तो राहुल गांधी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और अब प्रियंका गांधी की एंट्री आपके लिए सिरदर्दी ज्यादा बढ़ने वाली है। कुल मिलाकर वो ये देखिए तिलक सर, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। मैं हमेशा अक्सर बोलता हूं और एक ही मिनट देना बच्चे। पहली बात तो मैं कर देता हूं कि मैंने ये बात पहले ही कह दी कि ये सब होने के लिए और ये कराने के लिए हमने देश की जनता से भी कहा था कि भाई जो है राहुल गांधी जी में वो दम नहीं है। तो लोगों ने दबी जुबान प्रियंका जी की बात की और राहुल गांधी जी को आज पीछे कर एक चैप्टर जो सोनिया जी 15 वर्षों से 20 वर्षों से बचा कर रख रही थी, आज उसको बंद कर नया चैप्टर शुरू हुआ है। ये 15 साल लग गए इन लोगों को कि राहुल जी राजनीति को बचाने के लिए प्रियंका को पीछे हटाया गया और आज प्रियंका के पास भी कुछ नहीं बचा। बड़ी बात बता रहा हूं, और एक ही झटके में कांग्रेस ने ही राहुल को भी तबाह किया और ये मान लिया कि बीजेपी ठीक कहती है कि राहुल गांधी लायक नहीं है कि विपक्ष में भूमिका निभाए।
अगर यही मानसिक रूप से विकसित हो गए हो प्रमुख साहब, वो तो 30 से राजनीति में सक्रिय है, वो सामने कतई बहरूपिया बन ये चीज आज तक क्यों दबाई गई? एक बात का जगदीश जी अपनी बात पूरी थोड़ी करिए। था भाव में ज्यादा बोल रहे हैं, नहीं निकल रहा है। आपने कितने युवा नेताओं को श्रद्धांजलि दी आप जानते हैं? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नहीं जगदीश जी ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, एक मिनट मैं क्लियर करता हूँ जरूरी था। वो ये कह रहे हैं, जगदीश जी कह रहे हैं, जगदीश जी का कहने का अर्थ ये है, ये जगदीश जी कह रहे मिटाने की अहंकार की नहीं, ये नीति की वजह से मिट रही है और ये नीति की वजह से आज फिर बता रहा हूं आपकी बात सुन सके, जनता सुन रही, आपकी बात आ जाए। जगदीश जी एक मिनट, जगदीश जी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पहले तो भाई भी था, बहन भी आ गई, 1 और 11 वाली स्थिति आ जाएगी। आप कह रहे हो कि राहुल गांधी को निपटाने के लिए प्रियंका गांधी को लेकर आए, वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और ले गए बात को। प्रमुख साहब देखिए तिलक सर, इसका भी अच्छे से मैंने पहले किया था और मैंने तथ्य देकर आपके किया। एक अच्छा योद्धा यही चाहता है कि युद्ध में उससे सब लड़े। भगवान राम जी ने ये कई बार भगवान राम और कोई भी जो योद्धा है वो जो है बारी बारी लोगों से जरूर लड़े और उनसे मिले आए। टॉपिक पे नहीं, भगवान राम रामायण इसी शुरू हो जाते हैं। इनका एक एजेंडा है, धार्मिक एजेंडा है, इनका पूंजीवादी एजेंडा है। आप लोगों ने बनाया हमारा जगदीश, चंद लोगों के लिए काम करते हैं, जनता हित में कोई काम नहीं करता। और धर्म को राजनीति से जोड़ने के अलावा भारत की चीजों पर, वस्तुओं पर विशेषाधिकार आपसे प्रधानमंत्री तक लेकर साथियों के गठबंधन तक लेकर बंद करके बात जो है हमें बहुसंख्यक की बात करनी पड़ती है और हमारी मजबूरी है। ये देश बहुसंख्यकों का है और रहेगा। आप चाहे इतना प्रयास कर लो, अल्पसंख्यक अपना बटुआ। प्रमुख साहब एक मिनट राजी रहेंगे, एक मिनट प्रमुख साहब आप तो यहीं पर 80-20 करने लग गए। अरे भैया प्रमुख साहब चला रहे हो, और हम प्रमुख साहब आप तो यहीं पर बैठ के 80-20 कर रहे हो। देखिए ये 80-20 नहीं है, ये मैंने अभी एक बयान आपने सुना था ना, पीछे डिबेट में भी जवाब दिया कि बटोगे तो कटोगे। फिर मैं कह रहा हूं यही होता अल्पसंख्यक के साथ, ये लोग बांटते थे, अल्पसंख्यक हमारे साथ है, बाकी एम वाई यादव को अपने नाम से जोड़ ले। आज कहा जा रहा भाई, ये एक मिनट आप बता दीजिए प्रमुख साहब, एक मिनट प्लीज 1 सेकंड। ये बीजेपी ने चलाया क्या? सर एक मिनट, विषय भटक रहा है, आज विषय कुछ और है, आज विषय कुछ और है। वो सुरक्षित है तो वो मुसलमान है जो 300 प्लस दंगों में जला था। 1 मिनट सर, 1 मिनट। वो कौन करता है? बहराइच में जो आपके विधायक ने FIR करवाई है वो पढ़ी आपने? अरे हमारे विधायक ने बहराइच में कराई है, यही तो हमारा दम है तिलक सर कि हमारा नहीं, वो पढ़ी है FIR आपने? तो वो भी FIR कराता है। नहीं FIR पढ़ी है आपने? इनके विधायक मुख्यमंत्री आपने वो FIR पढ़ी है? प्रमुख साहब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपने वो FIR पढ़ी है? अरे जिसने गलत किया वो जेल जाएगा, चाहे उसमें वो किस पे आरोप लगा रहे हैं? उसमें वो किस पे, वो उसमें FIR में उपद्रवी किसको कह रहे हैं? उपद्रवी किसको कह रहे हैं? इसलिए कराइए FIR, कोई भागेंगे थोड़ी। अरे इनमें साहब आप विषय को भटका रहे हैं। राज जी 1 मिनट, राज जी बंद करवाइए, म्यूट करिए। रायबरेली, अमेठी और अब वायनाड, क्या ये दक्षिण की राजनीति में एक बड़ा असर डालेगा कि नहीं ये फैसला? मुझे लगता है प्रियंका जी के जाने से और असर अलग पड़ेगा, अलग टाइप का असर होगा। देखिए अतिशोक्ति नहीं बोलनी पड़ती। अभी देखो एक मिनट सुन लिया करो, बहुत बोलते हो प्रमुख साहब, बहुत बोलते हो, चलो बच्चों की तरह क्यों बोलते हो? वो 2-4 बच्चे आपके प्रवक्ता, उन्हीं की तरह बोलोगे? नहीं, थोड़ा सा बालिगपन दिखाओ प्रमुख साहब। आपके 2014 से तुम्हारी बातों पर हंसी आती है मुझे, थोड़ा सा सुन लिया, तुम्हारा जवाब नहीं दे पाऊंगा, नहीं समझ पाई क्योंकि आप एक ही चीज आती है, व्यक्तिगत तौर पर मेरे जवाब दो भाई,
सुनते ही हो, डिबेट में करते हो, लोग अपनी लाइन से नहीं भटकते। प्रमुख साहब, आप लोगों पर हमने ध्यान देना छोड़ दिया। राज जी व्यक्तिगत पे प्लीज मुद्दे पे रहिए। दक्षिण पर आप दक्षिण वाला सवाल जो मैंने आपसे पूछा उसको उत्तर दीजिए प्लीज जल्दी से। प्रमुख साहब प्लीज, प्रमुख साहब 1 मिनट, अभी वो विषय नहीं है, 1 मिनट आपने जिक्र किया, वो विषय वहीं पे रोक दिया हमने, प्लीज। हर नेता का राज जी, करिश्मा होता है, दक्षिण की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? हाँ देखिए, बहुत अच्छा असर पड़ेगा, बहुत अच्छा। और तिलक भाई, इस बात को आप भी समझते हो, मैं आत्मा की आवाज से बोलूंगा, मैं जबरदस्ती नहीं बोलूंगा। ये तो बात रखेगा, दक्षिण पे प्रियंका जी के जाने से बहुत फर्क पड़ेगा। और मैं बात बताऊं आपको, आप देखिए ना, अभी इंजीनियर रशीद जीत गए, अब हार गए, तो क्या आप एक इलेक्शन 2 इलेक्शन हारने जीतने से किसी को कम नहीं आंका जाता? एक नहीं, अरे 15 साल के लिए बाहर से थोड़ा सा महिलाओं के लिए सही से बोलना सीख लो, तब सीखोगे आप। तुम्हें आपका अक्ल कब आएगी आप लोग? 15 वर्ष नहीं आएगी आपका, आपके कार्य आपकी बर्बादी का कारण महिलाओं की बेइज्जती है। जो आप महिलाओं की बेइज्जती करते हो, आपको नरक में डाल देंगे। इतना गंदे राज जी प्लीज, आप व्यक्तिगत हो जाते हैं हर बात पे। प्रमुख साहब आप नहीं, व्यक्तिगत मत होइए ना, आप हर बात पे राज जी व्यक्तिगत हो रहे हैं। कब नहीं है, इसलिए होंगे। अरे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ऑटो गाड़ी जैसे मुझे नहीं, अभी राज जी एक मिनट, एक प्रमुख सवाल, एक प्रमुख जी से प्रमुख सवाल रह गया, 1 मिनट रुकिए। आपने कहा कि ये परिवारवाद का प्रतीक है, जनता के बीच में कैसे जाते? इन लोगों का आशीर्वाद है, मेहरबानी है, हमें गाली दीजिए, गर्राई है, और हम जनता को जनता की बात बताने का काम करेंगे। इसीलिए प्रमुख साहब प्लीज आते हैं और फिर बोलते हैं, अपनी बात बताते हैं। प्रमुख साहब आप सवाल ले लीजिए। एक प्रमुख साहब, एक प्रमुख सवाल रह गया, 1 मिनट। आपने कहा कि ये राजनीति में परिवारवाद का प्रतीक है, एक एक करके आए ये चेहरे, और प्रियंका गांधी उन्हीं में से एक है। आपने कहा प्रियंका गांधी परिवारवाद का प्रतीक है। मुझे एक बात बताइए। नहीं, मैंने नहीं कहा। हाँ, मैंने नहीं कहा सर, मैंने नहीं कहा, ये देश की जनता कह रही है भाई। अच्छा, देश की जनता। अब मुझे एक बात बताइए, ये आखिरी दाव बचा था सर्कस में। प्रमुख साहब अब उसका उत्तर तो दे दीजिए सर, सवाल तो ले लीजिए। हुआ था प्रमुख साहब आप सवाल तो ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। किसी कारतूस को फायर होने के बाद कोई यहाँ अपना दोबारा से पेटी में लगाकर उसको लगाकर दोगे। आप सवाल लेंगे सर, कांग्रेस का प्रमुख साहब के नाम से आप तो ऐसे है नहीं कि सवालों से भागेंगे। उनके लिए भाषा नहीं बोल रहा। प्रमुख साहब आप सवाल तो ले लीजिए। कारतूस जनता के बीच में आ चुका है, वो पता लग जाएगा आपको कि उस कारतूस में कितनी ताकत या बारूद बचा है। प्रमुख साहब प्रियंका जी की एक जो है 50 प्लस हो गई, जबकि वो राजनीति में अभी सबका ऑडियो नीचे रहेगा प्लीज। प्रमुख साहब आप सवाल का उत्तर देंगे? मैं सवाल कर लूं सर? प्रमुख साहब सवाल का जवाब ही तो दे रहा हूँ। नहीं, सवाल मैंने पूछा नहीं, आप जवाब दे रहे हैं। 4 डिबेट में मेरी इतनी एनर्जी खत्म नहीं होती जितनी तिलक सर्किला हो जाती है। मैं डरता हूँ तुम्हारी डिबेट लेते हुए, मुझे बड़ा पानी पीना पड़ता है। मुझे पता आज ऐसे प्रवक्ता के, आज ऐसे पत्रकार के सामने जाना पड़ रहा है, मुझे पता नहीं जन कितने घाटों का पानी पीना पड़ेगा। डरता हूँ एक तुम्हारी कर लूं या 4 अलग कर लूं, बराबर है। नहीं प्रमुख साहब, एक मेरी डिबेट ही कर लो, आपका शुक्रिया बहुत बहुत, लेकिन एक उत्तर दे दीजिए। आपने कहा कि ये परिवारवाद देश की जनता कहती है, चलिए मैं आप ही की बात मान गया, लेकिन ये जो झारखंड में आपने अभी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, उसमें मैं देख रहा था कि उदाहरण के तौर पर रघुवर दास, उनकी बहू को आपने चुनावी रण में उतार दिया जमशेदपुर में। चंपई सोरेन जुम्मा आए, आपकी पार्टी में आए, पिता और पुत्र दोनों को, एक को चंपई सोरेन को सरायकेला से और बेटे को बाबूलाल को घाटशिला से चुनावी मैदान में उतार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और उनकी अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को आपने चुनाव में उतार दिया। और हालात यह है कि आपने जो 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की बीजेपी ने, उसमें 36 ऐसे हैं जो उधार के लिए हुए प्रत्याशी हैं और 30 ऐसे हैं जो परिवारवाद का प्रतीक हैं। तो फिर सर परिवारवाद कहां नहीं है प्रमुख साहब? तिलक सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन परिवारवाद से पहले मैं उधार वाली बात बताऊंगा आपको। पता आपको मार्केट में एक कितनी बड़ी बात होती है, उधार किसको मिलता है?
उधार देखिए, पैसे देकर कोई किसी से कुछ खरीदे, जिसकी प्रेस्टेज होती है, जो सम्मानित होता है, उसकी जुबान पर लाखों रुपए का सामान उसके घर तक पहुंच जाता है। मतलब अब ये हमारी मार्केट मतलब उधार के प्रत्याशा ले रहे हो आप? ऐसी पार्टियों के लोग आकर माननीय मोदी जी में अपनी आस्था जता रहे हैं, उनकी ईमानदारी और जो लोग इस लायक हैं देश की सेवा करना, आस्था चुनाव में क्यों जाती है आपकी? देश में अपनी आस्था रखते हैं। नहीं, आस्था चुनाव में क्यों जाती है प्रमुख साहब? इतिहास है, एक राजनीतिक चैप्टर है कि उन लोगों को मौका मिलना चाहिए तिलक सर, जो राजनीति करना चाहते हैं। परिवार का मतलब यह है कि आप राष्ट्रीय नेतृत्व अखिलेश जी का हो, 8-8 घर के मैं फाइनल कमेंट जगदीश जी से ले रहा हूं। अगर परिवारवाद विषय है, अगर परिवारवाद विषय है, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अगर परिवारवाद विषय है तो फिर अखिलेश यादव चुनाव क्यों जीतते हैं? अगर परिवारवाद विषय है तो डिंपल यादव चुनाव क्यों जीतती हैं? अगर परिवारवाद विषय है तो फिर राहुल गांधी चुनाव क्यों जीतते हैं? और उससे भी बड़ा उदाहरण यह कि अगर परिवारवाद विषय है तो अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, चिराग पासवान, और उससे भी बड़ा उदाहरण उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? क्वेश्चन को मैंने तो काउंटर किया, जवाब दिया है। ये भी एक हकीकत है, परिवारवाद तो जनता ने उन्हीं को चुना। मैं तो इन्हें आईना दिखाना चाहता हूं कि वो एक बार जगदीश जी 10 सेकंड प्लीज, वक्त खत्म हो गया। देखिए तिलक जी, ये केवल बकवास करते हैं परिवारवाद के नाम पे। जो भी चुन के आते हैं वो जनता के द्वारा चुन के आते हैं, और ये केवल दूसरे के ऊपर करते, काम वही ये करते हैं। सर जैसे आपने बताया कि झारखंड में इन्होंने 30 परिवार के लोगों को चुनाव कराया। आपके पीडीए में भी परिवारवाद झलकता है, परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही तो कहते हैं भाजपा ही। तो आपने पहली लिस्ट जारी की, वो पूरा का पूरा परिवारवाद। ये जो भारतीय जनता पार्टी वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया राज जी आपका, अनुराग जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी आपका भी, और प्रमुख साहब आपका भी। तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन बदलेगा क्या अब देखना ये बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।